नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एजे है। आर्यन जेम्स ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं, जो कि आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके गाइस, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक बेलन की त्रिज्या 150% बढ़ा दी जाती है एवं उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइस, और बहुत ही आसान तरीके से हम इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बेलन जो होता है, बेलन का आयतन क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक बेलन लिया है, अगर आप ध्यान से देखें। एक मिनट मैं अपना कलर चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से देखिए, आर जो है वो मैंने क्या मानी है, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या मानी है। एक सेकंड, मेरा माउस पॉइंट, ठीक है, त्रिज्या मानी है। उसके बाद जो एच है वो मैंने क्या मानी है, इसकी ऊंचाई मानी है, ठीक है ना। अब और इसका जो वो होता है आयतन, जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये इसका आयतन होता है, ठीक है ना। अब इसमें बोला गया है इस बेलन की त्रिज्या में 150% की वृद्धि कर दी जाती है। मतलब कि पहले तो ये था, अब 150% बढ़ा दी जाती है, यानी कि 250 हो जाएगा। जी, अपने आप में कोई भी चीज़ 100 होती है, आपको ये पता होना चाहिए था। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे जो दिया गया है, इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई में कितनी, ऊंचाई में 50% की वृद्धि कर दी जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे माना है केवल, देखिएगा जी, मैंने माना है केवल यहाँ पे R=2 और H=2 भी 2, दोनों मैंने 2 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब एक मिनिमम वैल्यू लेते हैं, इससे हमारा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि R=2 और H=2 लिया है, ठीक है ना। अब मैं क्या करना, मुझे इसमें आयतन के फॉर्मूले में मैंने इसमें वैल्यू पुट की है। तो ये पाई का मान तो ऐसा कैसे रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि R हमारा वो है, वो 2 है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 4 × का 2 8 हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 8 पाई, ठीक है ना। उसके बाद अब हमें क्या बोला गया है, वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या बोला गया है कि जो आर है वो 150% बढ़ जाती है। तो मैंने क्या करा, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज़ को। देखिए मैंने क्या करा, आर मेरा 2 था, तो 2 में क्या हुआ, 250%, मतलब 150% वृद्धि हो गई। 100 अपने आप में रहता है, तो ये 250/100 हो जाएगा। ये आपको नॉर्मल सा कंसेप्ट होगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसी प्रकार एच में मेरा 2 था और यहाँ पर 50% की वृद्धि हुई है, तो मेरा एच भी क्या हो जाएगा, 150/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 अपने आप में होता है वो। तो इस तरीके से यहाँ से आप आर का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 5, एक सेकंड, क्या हुआ, माउस पॉइंटर को, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे R=5 और H=3 मैंने निकाल लिया। अब यहाँ से क्या करना, मैंने नया वाला निकाल लिया। अब मुझे इस नए वाले जो R और H आया, इससे मुझे क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो मैंने आयतन भी निकाल लिया। पाई इक्वल टू जो हमारा R जो है वो नया वाला 5 है, और जो ऊंचाई है वो 3 है। तो यहाँ से 75 पाई हमारा एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, अब इसमें पूछा गया, अब लास्ट लाइन को और ध्यान से पढ़ें। तो इसमें पूछा क्या गया, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये पूछा गया, ठीक है ना। अब देखो पहले आयतन ये था, अब आयतन ये है, ये वाला, ठीक है ना, 75 पाई। तो कितनी वृद्धि हुई है, बस हमको तो वही तो निकालना था। तो यहाँ से मैंने निकाल लिया 75 पाई में से अगर मैं 8 पाई को घटा देता हूँ, ठीक है ना, तो मेरा जो आयतन है वो वृद्धि वाला आ जाएगा। और अगर प्रतिशत में निकालना है तो हम ऐसा करते हैं ना, अक्सर आपने देखा होगा कि क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो छोटी वाली वैल्यू है, इसकी तुलना में पूछा गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 पाई को नीचे रख देंगे और इंटू में 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। यहाँ पर आपका मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 67/8 आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से जो आपको काटेंगे इसको, तो यहाँ से आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 837.5। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा आपको लग सकता है देखने में, लेकिन गाइस विश्वास कीजिए ये केवल बहुत ही छोटे से क्वेश्चन होते हैं। बस आपको एक बार अगर पढ़ने में समझ में आ गया तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके, बी 5,000 रुपये की धनराशि ए से 6% की साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है, तथा सी को 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार देता है। जी, यहाँ पर उधार गलत हो गया, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि बी किसी और से लेता है और किसी और को दे देता है, ठीक है ना। 6% से लेता है और 10% की दर से वो किसी आगे वाले को पकड़ा देता है, यानी कि 4% का वो मुनाफा कमा रहा है बीच में। यदि बी सी से 2 वर्ष पश्चात धन प्राप्त करता है तथा ए को वापस करता है, इस कुल प्रक्रिया में बी का कुल लाभ कितना होगा। सीधी सी बात है, हमें उस 4% का हिस्सा निकालना जो उसने प्राप्त किया है। तो चलिए देखते हैं।
अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, I = PR/100, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि शॉर्ट तरीका यही होता है। आप मूलधन गुणित दर गुणित समय लिखोगे, सीधा सा PR/100 ये आपने लिख लिया है। लेकिन अब उसमें हमें क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने क्या करा, SI मुझे निकालना था, मैंने SI निकाल लिया। 5000 मेरे पास क्या था, मूलधन था, 6 दर थी और 2 समय था। तो इस प्रकार से यहाँ से जो मेरा आंसर आ जाएगा वो 600 रुपये आ जाएगा। यानी कि 600 रुपये उसने CI के रूप में प्राप्त किए थे। किसने, ए से, ठीक, ए ने कह रहे थे, मतलब ठीक है ना, ए ने क्या क्या किससे कर रहे थे, बी से प्राप्त किए थे। उसके बाद अब क्या है, अब वो उसको चक्रवर्ती ब्याज की दर से किसी और को पकड़ा देता है, ठीक है ना, अंक किसी सी को पकड़ा देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब मुझे क्या चक्रवर्ती ब्याज निकालना, तो मेरे पास क्या था, मूलधन तो वही था, वही को वही मैंने मूलधन किसी और को पकड़ाया था, तो मूलधन वही था। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो दर है वो मेरी 10 दी है। मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं किया, बस फॉर्मूले में आपको मान रखना है। और ये क्या है, CI का फॉर्मूला होता ही है, ठीक है ना। R मैंने क्या रखा, 10 रखा है, बटे में 100, और पावर मेरे पास कितनी रहेगी, 2, क्योंकि उसमें 2 साल की बात की गई है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना, 2 साल की बात की गई है। और माइनस का 1 फॉर्मूले के अनुसार, अगर आप -1 नहीं लगाते हैं तो फिर ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, और आप लगा देते हैं तो फिर यहाँ से डायरेक्टली CI निकल जाता है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं आगे क्या, एक सेकंड। ओके, आगे मैंने क्या करा, 50,000 और ये 10 से मेरा एक जीरो को एक जीरो काट दिया, तो मेरे पास बचेगा 1/10। और फिर इससे क्या हुआ कि 10 एकम 10 और 11/10 आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसका वर्ग करूँगा तो जो हो जाएगा कितना, 121/100, ठीक है ना। अब मैं 100 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर आप कह सकते हैं LCM लेके, इसके बटे में 1 मान के LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 100, यानी कि 121 माइनस का 100/100। तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये बचेगा कितना, 5000 और 21/100 ये यहाँ पर बचेगा, ठीक है ना। और इस तरीके से आप यहाँ पर जब CI निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1050 CI आ जाएगा। अब बोला गया है कि लाभ के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी कि 600 रुपये तो वो दे रहा है, कर्ज दे रहा है, उसको बचेगा क्या है, उसने कमा तो किसी और से लिया ना 1050 रुपये। तो बस यहाँ पर कितना, CI को SI से माइनस कर दो तो ये लाभ आ जाएगा उसका। और लाभ कितना जाएगा, ये 450 यहाँ पर उसको लाभ प्राप्त हो जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट था भाई, और ये एकदम बेसिक है। ट्रिक की वीडियो में फिर कभी किसी ऐसे दिन लेके आऊँगा कि हाँ संडे वगैरह को, ताकि आपको वो क्लियर समझ में आ सके। लेकिन मेरा मानना है कि आप सबसे पहले बेसिक को समझिए, क्योंकि ट्रिक जो होती हैं वो बेसिक से ही डेवलप होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की गति से चल रही है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइज, मुझे उम्मीद है आपको आ गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। चलिए अब उसको एकदम बिल्कुल बारीकी से समझते हैं। देखिए 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, मैंने मान ली कि एक रेलगाड़ी है, ठीक है। सबसे पहले तो हम देखिए क्या करते हैं कि जो फॉर्मूला होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटेगा समय, ये आपको याद ही होना चाहिए, नॉर्मल सा फॉर्मूला होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अब क्या है, मैंने मान ली कि 100 मीटर एक लंबी एक रेलगाड़ी है। अब वो क्या कर रही है कि यहाँ पर एक मान लो कि आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ, ऐसा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले, उसमें क्या बोला गया है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति, ओके, ये यहाँ पर भैया एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक आदमी जो खड़ा हुआ है, मैंने मान लिया ये आदमी है। अब यहाँ से 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी आती है और सामने से ही निकल जाती है। अब पूछा क्या गया भैया, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की गति से चल रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। मतलब वो समय पूछा गया है कि भाई जिस समय वो पार क्रॉस कर लेगी, पूरी ट्रेन जो है यहाँ तक की जो लंबाई है उसको वो पूरी क्रॉस कर लेगी, वहाँ तक का समय पूछा गया, ठीक है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, बस हमें फॉर्मूले में मान पुट करना है, ठीक है ना। और फॉर्मूला हमारा क्या भैया, देखो हमारे पास चाल तो पहले से दी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और उसके बाद तो अब यहाँ पर देखिए जरा आप ध्यान से देखेंगे तो जो 100 मीटर की बात की गई है, यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो है ना 100 मीटर की बात की गई है, और ठीक है ना, और यहाँ पर क्या किलोमीटर प्रति घंटे में हमें चाल दी गई है, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा किस में, मीटर प्रति सेकंड में। देखिए क्या होता है थोड़ा सा कि अगर जो किलोमीटर में होता ना 100 किलोमीटर, तो हमें कोई चेंजेस करने नहीं पड़ते, हम डायरेक्ट तो 30 को गुणा कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको मीटर में और किलोमीटर में जब अलग अलग चीज़ दी गई हो तो आपको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं चाल को अपनी बदल लेता हूँ, ठीक है ना, बदल लिया मैंने चाल को। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर है और 5/18 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसमें, तो ये किस में जाएगी, मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, ठीक है ना। और कितनी आ जाएगी, 25/3 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारी गाड़ी की चाल आ गई, मतलब कि ट्रेन की चाल आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब देखिए ध्यान से,
अब क्या है कि मैंने केवल फॉर्मूले में मान रखा, कुछ नहीं किया। चाल मेरे पास है 25/3, यहाँ से मैंने उठा ली है, 1 मिनट पेन चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने जो चाल है वो मैंने यहाँ एडिट रख दिया है। दूरी मेरे पास 100 मीटर है, मैंने 100 रख दिया। समय मेरे पास पता नहीं, मुझे यही तो ज्ञात करना, तो मैंने मान लिया टी। बस यहाँ पर आप काट लीजिएगा 25 चौके 100 और कहते हैं 4 तिया 12। हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं ज़रा। एक सेकंड, ओके चलिए। ओके भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 3/2 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उसने उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया। उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है गाइज, बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझने वाले हैं, एकदम बेसिक लेवल से। आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और साथ में उसको सॉल्व करते रहेंगे हम। चलिए सुनते हैं आगे। एक विद्यार्थी की संख्या में 3/2 से गुणा करने को कहा गया था, मैंने माना कि वो संख्या x है। मान लिया वो संख्या x, हमें बचपन से ये तो करते हैं, हम उस संख्या को मान लेते हैं भैया, जो हमें नहीं पता है। अब मैंने क्या कहा, इसमें x इंटू का 3/2 मैंने गुणा कर दिया, क्योंकि उसमें ऐसा ही कहा गया था कि एक विद्यार्थी को 3/2 से गुणा करने को कहा गया था, मैंने कर लिया। परंतु उसने उस संख्या में 3/2 से भाग दे दिया, लेकिन उसने क्या करा, उसने ये कर दिया है कि x/3/2 कर दिया। एक सेकंड, एक्शन मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या गया, ये तो उससे कहा गया था, लेकिन ये उसने क्या करा, गलती कर दी, x में डिवाइड कर दिया 3/2 से। अब मैं पहले तो इसको अपनी सिचुएशन में जमा लेता हूँ। मैं अगर इसको यहाँ पर करूँगा तो ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा और जो हो जाएगा 2x/3, ये मेरा हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये कर लिया, यानी कि ये हमारे पास, ये उससे कहा गया था, लेकिन ये उसने क्या हुआ, गलती से कर दिया है। अब पूछा गया है कि उसका परिणाम सही उत्तर से 10 कम था, मतलब कि इन दोनों का जो अंतर है ना वो 10 दिया गया है। हमें बस यही कंसेप्ट था, वो यही था, इन दोनों का जो अंतर है वो 10 दिया है, कि उसका जो परिणाम था वो सही उत्तर से 10 कम था। यानी कि सही उत्तर कौन सा था, सही उत्तर था ये वाला, और जो गलत उत्तर था इससे 10 कम था। बस यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पर 6 मेरा एलसीएम आ जाएगा। अब मैं 6 का एलसीएम आ जाएगा तो मैं 2 का इसमें भाग दूंगा तो हो जाएगा 3, और 3 को ऊपर गुणा करूँगा, 3 3 का 9x, यानी कि जो हो जाएगा 9x। इसी प्रकार इससे करूँगा मैं तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो जो हो जाएगा -4x। तो 9x - 4x बटे का 6 = 10। इसमें घटाऊँगा मैं तो जो 5x बचेगा और बटे में जाएगा 6, और इस तरीके से 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। आपको डायरेक्ट निकालना सीखना चाहिए ये। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि sin a + b = √3/2 और tan a - का b = √3 हो, तो 2a + का 3b का मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन तो सारे ही आसान हैं, क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे कि हमें जो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एक लिमिटेड समय में अटेम्प्ट करना होता है। यानी कि जिसने भी पेपर डिजाइन किया होगा वो ये जानता होगा कि इन क्वेश्चन में किसी में अगर 1 मिनट लग रहा है तो किसी न किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा जिसमें कि आपको 30 सेकंड से कम समय लग रहा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बस सिंपल सा क्वेश्चन तो देखिए इस क्वेश्चन को। sin a, मैंने केवल वैल्यू यहाँ पर ले ली पहले, sin a + का b = √3/2, और इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर ले लिया tan a - का b = 1/√3। अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू अगर पता है ना तो ये सबसे आसान काम हो जाएगा। √3/2 किसकी वैल्यू होती है ये आपको पता होना चाहिए, ये होती है sin 60 डिग्री की। ठीक है ना, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। मैंने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की यहाँ पर, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की है, मैंने सिर्फ इसके साथ की है, और ये जो मान होता है वो sin 60 डिग्री का मान होता है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब देखिए अब क्या है, अब यहाँ पर मैं आपको सीधा से कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए अब आपको क्या करना है, साइन से साइन काट दो, आपके पास बचेगा क्या, a + का b = 60 डिग्री, और इसी प्रकार से यहाँ से काट दो तो a - के b = 30 डिग्री, और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कटपेट का क्या आएगा कि a + के b = 60 डिग्री और a - के b = 60 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से आपको मान निकालना है किसका, a और b का। यहाँ से अगर आप a का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90/2 यानी कि 45। एक काम करता हूँ मैं कर देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ से मैंने क्या करा, पहले तो इक्वेशन को जमा लिया है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन।
तो यहाँ पर 2a बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। इसी प्रकार जब b का मान निकालेंगे तो आप उसको a के मान को आप समीकरण a में पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हैं। समीकरण a इसको मान लीजिएगा एक आप इसको मान लीजिएगा, इसमें आप b a का मान पुट कर देंगे तो आपको 15 आंसर b का मिल जाएगा। अब आपसे पूछा क्या गया, ये वाला मान पूछा गया भैया 2a प्लस का 3b। अब आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी। यहाँ पर अगर आप a का मान 45 रखेंगे तो जो हो जाएगा 90 प्लस, यहाँ पर आप b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 45, 90 और 45 हो जाएगा 135 आंसर। ठीक है ना, यही आपका राइट आंसर आएगा। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था गाइस। क्वेश्चन हालांकि डिफिकल्टी भी हो सकता है, यदि आपको कंसेप्ट नहीं पता है, तो यदि आपको आता है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला सवाल, एक फल विक्रेता 25 रुपये में 6 केले खरीदता है एवं 20 रुपये में 3 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और आप इसको कई तरह के मेथड से कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें ट्रिक फॉलो अपन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि बेसिक से ज़बरदस्ती में ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके चलते हम क्या करते हैं, इसको ट्रिक से फॉलो करते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर दोनों मेथड बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए ट्रिक का फॉलो करते हैं। सबसे पहले 25 रुपये में क्या 6 केले लेकर आ रहा हूँ, मतलब एक फल विक्रेता लाता, मैं नहीं, 25 रुपये में वो 6 केले लेकर आता है। अब हुआ क्या कि वो 20 रुपये में 3 के हिसाब से बेच देता है, तो मैंने 20 के हिसाब से 3 में बेच भी दिया। ये मेरा अगर देखा जाए तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या है, मतलब कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, ये आपको यहाँ समझ। अब आपको ट्रिक क्या फॉलो करनी, ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना, मैंने क्या करा, इन दोनों को मैं इस तरीके से डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आपको कन्फ्यूजन होगा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या करा, आप ध्यान से देखिए। आप मैंने क्या करा है कि इन दोनों को गुणा करा है, बीच के इन दोनों को गुणा करा है 6 इंटू का 20 और माइनस इन दोनों का गुणा कर दिया है। ठीक है ना, और बटे में मैंने क्या रखा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा था मैंने उसको बटे में रखा। केवल आपको डायरेक्ट टेक्निक बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से ही करने, सारे सवाल इस तरीके से करने, इस टाइप के जितने भी आएंगे वो इसी तरीके से हो जाएंगे। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है ये। ठीक है, मैंने क्या करा है कि 6 इंटू का 20 किया है और 25 इंटू का 30, यानी कि इन दोनों को गुणा करा है और बाहर वाले की भी इन दोनों को गुणा करा है और उसको घटा दिया है, यानी कि ये बड़ा वाले में से छोटे वाले को मैंने घटा दिया है और जो छोटा वाला है वो बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो उसको घटा देंगे, 120 में से 75 जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 45 बटे 75 इंटू का 100। और यहाँ पे इसको काट लीजिएगा, 25 चौके 100, 25 3 75 और 45 से 15 बार कट जाएगा, तो आंसर जाएगा 15 चौके 60। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था गाइज, ये ट्रिक थी। अब वो क्या होता है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ट्रिक लेंथी लग रही है, लेकिन अब आप ज़रा कल्पना कीजिए कि आप शॉर्ट में ही कर सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि 6 इंटू का 20 120, वैसे उसमें से 75 घटाना और 75 को नीचे रखना, ये डायरेक्ट टेक्निक होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा हाँ, इसका मैं वो बताने वाला था आपको, बेसिक समझते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे क्या है कि मैंने क्या करा, सीपी मेरा 25 रुपये में 6 केले में लेकर आ रहा था, मतलब एक फल विक्रेता लेकर आ रहा था, और बेच कितने में रहा था, 20 रुपये में 3। लेकर तो वो 6 आ रहा था, लेकिन बेच कितने रहा, 3, तो हम 6 बिकवाएंगे ना भाई उससे, हम क्यों उसको 3 बेचने देंगे। कहने का मतलब 3 के खुद खा गया क्या, नहीं भाई, अगर खुद खा गए तो फिर कहाँ से प्रॉफिट होगा तेरा। ठीक है ना, हमें प्रॉफिट तो निकालना है, तो भाई 6 ही बेचना। अगर तू 6 लेकर आए तो 6 बेच। तो अब देख 20 रुपये में 3 आ रहा है, तो 6 कितने में आएंगे, 40 में। सीधा सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें। 6 कितने में आएंगे, 40 में। मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया दोनों तरफ। ठीक है ना, तो मेरे पास कितने, 40 रुपये के 6 हो गए। अब देखिए 6 किले वो 25 में ला रहा था और 6 किले वो 40 में बेच रहा है, तो फ़ायदा कितने का हुआ, आप घटा दीजिए इसमें से, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना, नहीं परसेंट में निकालना हमें, ओके सॉरी, परसेंट में निकालना, तो कितना जाएगा भैया, इसमें से आप घटा दीजिए 5 15, 15 बटे का 25, 25 के कॉस्ट प्राइस आएगा आपका। ठीक है ना, 40 में से मैंने क्या करा है, केवल 25 को घटाया और 25 नीचे आएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमेशा आता है जब परसेंटेज हम निकालते हैं, इंटू में 100 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 60। ओके क्लियर हुआ। ये बेसिक था, बेसिक भी बहुत आसान है, लेकिन क्या होता है कभी कभी ये डिफ़िकल्ट हो जाता है जब आपको कुछ ऐसी वैल्यू हो जाती है कि जैसे कि मान लीजिए 25.75 रुपये में कुछ केले लेके आया और वो 1/4 केले लेकर आया, कुछ इस तरीके की जब वैल्यू आती है उस समय ये डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए आपको ट्रिक भी आना चाहिए इसकी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है, एक मिनट इसको क्लियर कर दूँ जरा, हो गया।
हमारे पास क्या है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद किशोर को 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य के ऊपर अंकित मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर से एक आसान क्वेश्चन और आसान तरीके से हम करने वाले हैं। चलिए समझते हैं। देखिए भाई, अंकित मूल्य क्या होता है भैया? अंकित मूल्य कैसा मूल्य होता है कि जैसे कि आपको जो कोस्ट प्राइस में आप कुछ ऐड कर कर वो उसको दे रहे हैं, मतलब सामने वाले को। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक वस्तु है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अब क्या, मेरे पास एक वस्तु है, 100 रुपये की लेकर आया था मैं, ठीक है ना। अब 100 रुपये की लेकर आया था, मुझे उसमें कुछ लाभ चाहिए था और मैंने उसको बेच दिया। कितने में भाई साहब? 120 रुपये मैंने उसको बेचा। अब जो बेचा है ना, अब क्या है कि उस पर मुझे क्या करना है कि मैं सामने वाले को ये दिखाना चाहूँगा कि भाई साहब ये 120 में नहीं, ये 130 में थी। 10% तो मैं इस पर डिस्काउंट, मतलब 10 रुपये का तो इस पर डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो 130 जो है ना, वो मेरा मार्क प्राइस है, बस वही कहलाता अंकित मूल्य। यानी कि हम जो सेलिंग प्राइस से भी कुछ ऊपर जो अंकित करते हैं, या फिर जो खुद सेलिंग प्राइस होता है, वही अंकित मूल्य आपका कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट के बाद किशोर को 12% का लाभ प्राप्त होता है। तो क्रय मूल्य पर अंकित मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, फिर से करते हैं। देखिए, अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी कि एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है। माना कि मैंने, मेरा जो MP था, मतलब मार्क प्राइस था, वो 100 रुपये था। अब क्या करा मैंने, 20% की छूट दी है तो 80 हो जाएगा। सीधी सी बात है, कुछ खास इसमें नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 20% की छूट दी है मैंने, तो मेरे पास SP कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी कि जो मार्क प्राइस था, जो कि प्रिंट रेट थी, उस पर मैंने 20% की छूट दे दी, तो मेरे पास 80 में बेच रहा हूँ मैं उसको। यही तो सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। अब आगे क्या बोला गया, लेकिन फिर भी उसको क्या हो जाता है कि 12% का लाभ हो जाता है। यानी कि 112 किस पर? CP पर। लाभ तो हमेशा CP पर ही होता है ना। तो 112% CP जो है वो किसके बराबर होगा? वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ इसको, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो। देखिए, मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि 100 रुपये की कोई वस्तु थी जिस पर 20% की छूट दे दी गई और वो 80 में पड़ गई हमारा लाना, मतलब कि वो सेलिंग प्राइस हो गया। अब जो सेलिंग प्राइस है, अब वो क्या होता है कि वो कोस्ट प्राइस पर जो भी हमें लाभ प्राप्त हो रहा है, हानि हो रही है, वही तो होती है वो। तो हमें क्या कहा गया इसमें कि 12% का जो लाभ है वो हो रहा है इस वस्तु पर, यानी कि 80 रुपये की जो वस्तु है उस पर हो रहा है। यानी कि जो 112% है CP का, वही तो 80 रुपये है। ओके, अब यहाँ पर क्या करना, आपको मान निकालना। तो यहाँ पर CP का मान आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? CP = 1000/14। मैंने यहाँ पर काटा नहीं है, बहुत वो फ्रैक्शन में आता, कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना, मतलब दशमलव में आता, कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, इसको एडिटिंग यहाँ पे छोड़ दिया, 1000/14। हम अब हमसे बोला क्या गया, आपको ध्यान सुनिए। तो क्रय मूल्य के ऊपर अंकित मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। अब हमें देखिए, लाभ तो हम हमेशा CP पे निकालते हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि क्रय मूल्य के ऊपर अंकित मूल्य का निकालना है हमको लाभ। अभी तक हम SP का निकालते थे, लेकिन अब हमें क्या निकालना? अंकित मूल्य का निकालना है, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सा है। अब आप देखिए, एक सेकंड, ओके। अब यहाँ पर क्या करा मैंने कि अंकित मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। अभी हम क्या करते थे, SP को माइनस करते थे, SP में से माइनस करते थे क्रय मूल्य को जब हम लाभ निकालते थे। लेकिन हमसे बोला ही गया है कि अंकित मूल्य पर निकालना, मतलब अंकित मूल्य का निकालना। तो हमने क्या करा, अंकित मूल्य को रख दिया आगे और उसमें से क्रय मूल्य को हटा देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा जाएगा 100 माइनस का 1000/14। जो 1000/14 जो है वो मेरा CP था, और बटे में हमारा हमेशा CP आता है, तो मैंने फिर वो ऐसा कैसा रख दिया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको P = 40% आपको आ जाएगा, आप काट लीजिएगा यहाँ पर। ये भी कोई कठिन कार्य नहीं है, इसमें 14 का गुणा करेंगे तो ये 1400 हो जाएगा, और यहाँ पर 400/14, ठीक है ना। और ये 14 से 14 कट जाएगा, ठीक है ना। और ये 100 से 100 बिंदी कट जाएंगी, और एक बिंदी से यहाँ की कट जाएगी। तो ये बचेगा कितना? टोटली 40 बचेगा, ठीक है ना। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे लग रहा है वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी। ओके, एक स्कूटर मरम्मत के पहले 48 किलोमीटर गति से चलता था। मरम्मत के बाद वह 54 किलोमीटर गति से चलता है। मरम्मत के बाद यह स्कूटर एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो मरम्मत से पहले कितना समय लगता था? लंबा क्वेश्चन है ऐसा लग रहा है आपको, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, बस पढ़ते रहिए। और आपको मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में ये सॉल्यूशन बनने लग जाएंगे इसके बारे में। सुनिए, देखिए, एक स्कूटर के पहले 48 किलोमीटर गति से चलता था। मान लीजिए कि एक स्कूटर वो 48 किलोमीटर गति से चल रही है। अब क्या हुआ कि उसकी मरम्मत वगैरह हो गई है और तरीके से उसका जो एवरेज था वो बढ़ चुका। अब वो क्या हुआ, 54 किलोमीटर गति से चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना का
अब देखिए मैं आपको सॉल्यूशन रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या, वो 6 घंटे की दूरी तय करता है। एक मरम्मत के बाद वह स्कूटर निश्चित दूरी को 6 घंटे में तय करता है, तो मरम्मत से पहले कितने में करते हैं, यानी कि उससे ज़्यादा ही समय ले रहा होगा वो, सीधी सी बात है। अगर 54 किलोमीटर की गति से वो 6 घंटे में कोई दूरी तय कर रहा है, तो उससे पहले जो समय लग रहा था वो ज़्यादा ही लग रहा होगा, क्योंकि उसकी गति तो कम थी ना उस समय। चलिए मैंने यहाँ पर चाल इक्वल टू दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला आपको रटना ही पड़ेगा, रट लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने क्या करा, वैल्यू रखी है किसकी, 54 मेरे पास रफ्तार थी और दूरी मुझे निकालना है, और डी मेरे पास, सॉरी मतलब डी बटे का 6 मेरे पास 6 घंटे था, यानी कि 54 किलोमीटर की गति से वह कितनी दूरी तय कर रहा था मुझे वो निकालनी है। तो मैंने उसमें मान रख दिया कि 54 बटे का 6 मतलब डी बटे 6, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डी इक्वल टू 336, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जब मैंने क्या कराया, अब हमसे बोला यही गया कि दूरी तो सेम ही रहेगी दोनों की, तो दूरी तो मेरे पास 336 ही है, लेकिन अब समय कितना लग रहा है वो हमें निकालना, लेकिन अब चाल जो है वो 48 हो गई है, मतलब कि अब पुराने तरीके से आ रहा है, मतलब पीछे से हम आगे जा रहे हैं, सीधी सी बात ये है। हम अब आप भूतकाल में जा रहे हैं वर्तमान से, सीधी सी बात ये है। तो 336 तो मेरे पास कुल दूरी थी, ठीक है ना, और समय मुझे कितना लग रहा था, टी लग रहा था, वो मुझे निकालना है, तो मैंने यहाँ पर उसको टी की जो वेरिएबल है उसको डिनोट कर दिया है। उसका 48 मेरे पास क्या थी, चाल थी। अब इस वाली चाल से तो हमें निकालना कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आप भाग दे दीजिए, टी को इस साइड आ जाएगा और 336 बटे 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपको, जो आ जाएगा 54 बटे का 8, ठीक है। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिएगा इसको, 6 सही 6 बटे का 8, मतलब कि जो हो जाएगा 8 छंग 48 और 6 बच जाएंगे तो 6 बटे का 8 हो जाएगा जी, ठीक है ना। लेकिन हमें जो ना वो घंटे में निकालना है और मिनट वगैरह में ये समय दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें जो पीछे वाला जो फ्रैक्शन आ रहा है ना, इसमें हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि हमें समय में निकालना है, तो मैंने 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो मिनट वाला समय है, ठीक है ना, 60 सेकंड वाला, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसको काट लीजिएगा आप, इसको छकाने का 36 और जो काटेंगे तो जो हो जाएगा 6.45, ठीक है ना। इसको आप काट लेंगे तो ये 45 हो जाएगा इसमें, तो यानी 6:45, यानी कि 6 घंटे और 45 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 4/6 का 3/5 का बराबर 10 प्लस का 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, बहुत ही आसान सा था। चलिए देखते हैं। मैंने x मान लिया है क्वेश्चन मार्क को, यहाँ पर ध्यान से रखिएगा भैया, मैंने x माना है क्वेश्चन मार्क को, क्योंकि हमें किसी न किसी वेरिएबल को वहाँ पुट करना ही पड़ेगा, तो हमने क्वेश्चन मार्क को x मान लिया है। आप क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट भी ले सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या करा, यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। आपको देखो डायरेक्ट करना सीखना होगा, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना सीखना होगा। मैंने क्या करा, 2 से यहाँ पर डायरेक्ट काट दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी कि 2/3 हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से 3/5 ऐसा कैसे रख लिया, 10 का मान 10 रख लिया, और जो 12 का स्क्वायर था वो 144 हो चुका है। अब आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। तो यहाँ पर x इक्वल टू 2/5, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 2/5 आ जाएगा, और ये 154 हो जाएगा कुल, ठीक है ना। इसको 2 से काट दीजिए, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 77 आ जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो आंसर आ जाएगा आपका 385। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक सेकंड भाई, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, तो मैं आपको बिल्कुल इम्तिहान से समझाने वाला हूँ। सुनिए, 12,000 रुपये की राशि को 15 माह के लिए 10% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 15 माह के बाद लाभ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो लंबा है, बिल्कुल है भाई, देखिए, ठीक है ना, सच्चाई है ये आप, लेकिन ये क्वेश्चन आएंगे जरूर। मैंने जैसे कि पहले कहा था ना कि यदि आपको कोई क्वेश्चन पेपर जो अरेंज करता है, अगर वो देख रहा है कि किसी क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड से कम समय लग रहा है, तो वो एक क्वेश्चन ऐसा भी रखेगा इसमें जिसमें आपको 1 मिनट से ज़्यादा भी लग सकता है। बस आपको फिर भी, लेकिन 1 मिनट के अंदर ये सारे सवाल हो जाएंगे, बस आपको यही टेक्निक आनी चाहिए। चलिए देखते हैं। अब P इक्वल टू मेरे पास दिया 12,000, R इक्वल टू 5%। क्यों 5%? क्योंकि अर्धवार्षिक दी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा गया है यहाँ पर कि अर्धवार्षिक संयोजित हो। अगर ऐसा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि दर हमारी आधी हो जाती है और समय हमारा दुगना हो जाता है। अब यहाँ पर समय कितना हो गया मेरे पास, T इक्वल टू 2.5 साल। 2.5 साल कैसे हो गया, 15 माह, ठीक है ना। अब समय दुगना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 माह। तो 30 माह का कितना आएगा भाई, 2 सहित 1/2 ही तो आएगा, करके देख लीजिएगा। अब 2.5 साल आएगा, कहने का मतलब 30 महीने जो हैं वो कितने, 24 महीने और 6 महीने से मिलकर ही तो बने हैं,
ठीक है ना। तो 24 महीने मतलब कि 2 साल और 6 महीने मतलब कि आधा साल, तो 2.5 साल आपका ऐसा हो गया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा आप देखेंगे फाउंड थ्रू एसआई। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए मैं जो टेक्निक बताने वाला हूँ आपको, डायरेक्ट हम सीआई निकालेंगे तो वो फॉर्मूला जो है ना वो बहुत ही उसमें लंबी कैलकुलेशन होती है गाइज, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या करते हैं। देखिए एसआई के थ्रू कर रहा हूँ मैं। एसआई मतलब क्या होता है कि भाई ब्याज पे ब्याज ही तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो हम इस तरीके से निकालने वाले हैं। मैंने क्या करा यहाँ पर, एसआई पहला एसआई, ठीक है ना, फर्स्ट साल का, तो कितना 12,000 पर 5% की दर से एक साल का कितना हो जाएगा, 600 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। 600 रुपये हमारे पास ब्याज हो जाएगा। अब अगले साल का कितना हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए हम करते क्या हैं, वो देखिए। अब आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा तो जो 600 रुपये जो आया है ना, वो क्या करेंगे आप इस मूलधन में जोड़ देंगे, तो आपका जो नया मिश्र धन जो आएगा ना, वो आपका अगले साल के लिए प्रिंसिपल होगा। बस मैंने वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, 12,600, 12,600 इंटू का 5/100 अगले साल के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड, ये कितना हो जाएगा, 630 हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। 630 हमारा आ जाएगा, क्लियरिटी, कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब हमने आगे क्या बोला गया है, अब तीसरे साल के लिए, लेकिन तीसरा साल तो ही नहीं, 2.5 साल तो 1/2 है ना, मतलब कि आधा साल है, तो हम आधा साल के लिए निकाल लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको जोड़ दीजिए भैया, कितना, एक सेकंड, कहाँ गया मेरा माउस पॉइंटर, ओके। 630 को आप अब इसमें जोड़ देंगे, तो इस मिश्र धन में, अभी आप इस मूलधन में जोड़ेंगे तो ये मिश्र धन बनेगा, और जो मिश्र धन बनेगा वो अगले साल के लिए मूलधन होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 13,230 ये आपका मिश्र धन आ जाएगा, यानी कि अगले साल का मूलधन आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 5 की दर से 2.5 साल मतलब आधा साल के लिए, तो मैंने 2 का भाग दे दिया, मतलब पूरे साल में से अगर मैं 2 का भाग दे दूँ तो आधा ही तो बचेगा, तो मैंने 1/2 का इधर भी गुणा कर दिया, ठीक है ना, आधे साल के लिए। अब बस यहाँ से आप निकाल लीजिएगा, तो ये आपको कितना आ जाएगा, आपका ऐसा जाएगा 330.75, ठीक है ना। अब क्या करना है, बस उसको जोड़ दीजिएगा, तो टोटल ब्याज है वो आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास कितना आ गया, आ जाएगा कितना, 13,560 रुपये, मतलब जो 560 इसमें कैसे आ गया, देखिए ध्यान से सुनिए, देखिए एक सेकंड, ओके। देखिए 13,230 जो था वो क्या था, मेरा मिश्र धन था, ठीक है ना, मतलब कि मूलधन था, या बोलूँ तीसरे वर्ष का। अब इसमें मैंने क्या करा, इसको जोड़ दिया है, जोड़ दिया तो मेरे पास अब जो आ गया ना, वो कितना आ गया, मिश्र धन टोटल कितना आ गया, 13,560 रुपये मेरे पास कुल आ गया मिश्र धन, मतलब कि पूरे 3 मतलब जो 2.5 साल है उसका टोटल मेरे पास इतना मिलेगा, यानी कि 12,000 मेरे पास मूलधन था और मुझे इतना मिल जाएगा कुल मिलाकर। अब हमसे पूछा गया लाभ, तो इसको घटा दीजिए आप 12,000 में से, तो आप घटाएंगे 13,560.75 को माइनस 12,000 करेंगे। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ज़रा पहले तो, ओके। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो मैंने क्या करा, 13,560 रुपये जो कि मेरा मिश्र धन आया है पूरे कुल 2.5 सालों का, और मेरे पास मूलधन कितना था, 12,000 था स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो इसको इसमें से घटा दी तो मेरे पास कितना बचा, 1,560.75, नहीं 1,560.75 मेरे पास क्या बचा, ये मेरा प्रॉफिट बचा है टोटल। लेकिन हमसे पूछा गया परसेंटेज में, यहाँ पर देखिए परसेंटेज में पूछा गया है, तो मैं क्या करूँगा, इसको परसेंटेज में निकालूंगा, यानी कि 1560 बटेगा 12,000, ठीक है ना, और इंटू में 100 कितनी प्रतिशत के लिए, तो यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13%, ये आपका राइट आंसर होगा। कहाँ आया भाई, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे गाइस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं है, क्वेश्चन समाप्त हुए गाइस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद गाइस।